हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। तो सबसे पहले आपके लिए आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, डोंट क्विट। डोंट क्विट भी आपसे बोल रहे हैं डू इट। करते रहो करते रहो, एक दिन समय आएगा जब आप सफल हो जाओगे। ठीक है, तो किसी बिना शक अपना काम करते रहिए। और चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। पहला, संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। दूसरा, किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। तीसरा, संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 की गणपूर्ति या कोरम होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3, दूसरा 1 और 2, तीसरा 1 और 3, चौथा कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ठीक है, यह संयुक्त बैठक सामान्य विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में आहूत होता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता या तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा या अध्यक्ष की उपस्थिति में, लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर वो भी उपस्थित नहीं रहा तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति करता है अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपस्थित ना हो तो। ठीक है, और इस बैठक में जितनी कोरम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिए कोरम संख्या होती है 1/10। ठीक, 1/6 नहीं होती, 1/10 होती है कोरम संख्या। ठीक है, और अब तक कितने, तो 3 संयुक्त बैठक हो चुके हैं। तो क्या क्या के लिए हुए हैं 3 संयुक्त बैठक, तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग चाहे तो लिख लीजिएगा या कहीं पे या ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है, पहला है दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1961 में पहली बार संयुक्त बैठक हुआ था। ठीक है, दूसरा बैंक सेवा आयोग विधेयक, 1977 में दूसरी बार बैठक हुआ था। और तीसरा हुआ था आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो भैया जनजाति कहाँ होगी? जहाँ उसका निवास सबसे अधिक होगा। और सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं हमारे पूरे भारत में? तो याद रखिएगा कहाँ? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इसका आंसर भी क्या होगा? मध्य प्रदेश। जहाँ ज़्यादा पाई जाएंगी वहाँ उतने सीटें भी तो होंगी ना। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, कितनी हैं? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में कुल 6 सीटें हैं, झारखंड में 5 सीटें और ओडिशा में भी 5 सीटें हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में तो अनुसूचित जनजाति है ही नहीं। कहाँ है? और तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कितनी है जनजाति सीटें? याद रखिएगा 4 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय समूह IPG के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है। दूसरा, संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। तीसरा, लोकसभा का उपाध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन है आपके पास 1, 2 और 3, दूसरा 1 और 2, तीसरा केवल 1 या चौथा केवल 3। यहाँ पे ऑप्शन डी को हटा के यहाँ पे कोई नहीं कर लेगा, नन। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं। क्योंकि जो भारतीय संसदीय समूह है IGP, यह एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, नहीं को काट दीजिएगा, ये एक स्वायत्त निकाय। ठीक है सॉरी, और जो इसके संसद के पूर्व सदस्य होते हैं, इसके सदस्य बन सकते हैं बोला गया है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, सदस्य बन सकते हैं नहीं, बल्कि ये जो संसद के सदस्य होते हैं ना, ये आजीवन
ठीक है, आजीवन रहते हैं इसके सदस्य संसद के। ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा। और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है और राज्यसभा का उपसभापति, सॉरी सभापति, ये उपाध्यक्ष और सभापति नहीं होते, बल्कि अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मतलब 127 को छत्तीसगढ़ी में कैसे गिन सकते हैं, कैसे गिनबो। पहला है आपके पास 7 कम 2 कोरी, दूसरा 7 आगर 6 कोरी, तीसरा 7 कम 3 कोरी और चौथा 7 आगर 10 कोरी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 7 आगर 6 कोरी, 7 आगर 6 कोरी। ठीक है, तो 1 कोरी बराबर कितना होता है, 1 कोरी बराबर होता है 20। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 6 कोरी, 6 कोरी मतलब 20 में गुणा कर दीजिए 6 का इंटू 6, तो कितना आ जाएगा, 20 में गुणा करेंगे 6 का तो 2 छक्का 12, तो 20 छक्का 120 आ गया। और 7 आगर बोला है तो इसमें 7 ज़्यादा कर दो, हो गया 127, और 127 को बोला जाता है 7 आगर 6 कोरी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प को चुनिए। पहला, जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजूर इसके सदस्य थे। दूसरा, आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। तीसरा, संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ऑप्शन है आपके पास, पहला 1 2 3, दूसरा 3 2 1, तीसरा केवल 2 या चौथा 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 और 3, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संबंध में, 1 मिनट, सॉरी ये 56 है, 56। ठीक है, ये 1953 नहीं होगा, ये 1956 होगा। ठीक है, टाइप करते टाइम गलती हो गया, 53 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 और 3। ठीक है, ये सही है, यानी कि जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजूर इसके सदस्य थे। और तीसरा है, संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1953 लिखा था और 1953 में फजल अली आयोग बना ही नहीं था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। ठीक है, बल्कि 1953 टाइम ना आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा मिला था और उसका कोई और था, राज्य पुनर्गठन के मामले में जो एक संगठन बनाया गया था, तो उसके अध्यक्ष कोई और थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हुई और थोड़ा सा रुक गई। बाकी ये यहाँ पे गलती हो गया था, ये 1956 होगा। ठीक है, फजल अली मतलब 1956, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रानी कीरा होना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का क्या मतलब है। कीरा आसन व्यवहार करना, रानी बन के तंगना, रानी के लिए कीरा काटना, या चौथा सुख सुविधा में पलना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सुख सुविधा में पलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूसरे गांव के यात्री मन ला या दूसरे गांव के यात्रा में जवैया मनखे बर छत्तीसगढ़ी शब्द है गवैया, गोचर, गौतरिया या गौटिया। तो दूसर गांव के यात्रा में जवैया मनखे मन बर छत्तीसगढ़ी शब्द का है, याद रखिए गौतरिया है, गौतरिया कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए तासा, भोजली, पंवारा और हथफोड़वा। इधर आपके अगले सूची में दिया गया है पकवान, गायन शैली, वाद्य यंत्र, लोकदेवी। ऑप्शन आपके पास है 4 3 2 1, दूसरा 1 2 4 3, तीसरा 3 1 4 2, चौथा 3 4 2 1। तो तासा क्या है, एक याद रखिएगा, ये है वाद्य यंत्र। भोजली लोकदेवी है। पंवारा क्या है, एक गायन शैली है। और
हथफोड़वा, हथफोड़वा एक पकवान है। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा, 3, 4, 2 और 1, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। तो इनमें कौन सा लोकसभा के अधीन नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता, याद रखिएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अधीन नहीं आता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा सही है? गलवान नदी का पहला, गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया। दूसरा, गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। तीसरा, उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी बुक लिखी थी। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला 1, 2 और 3, दूसरा 1 और 2, तीसरा 1 और 3, चौथा केवल 1। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, यानी कि ये तीनों के तीनों सही है। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया है। ये एक लद्दाखी खोजकर्ता है और थे, और इन्होंने क्या लिखा था? सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक इंग्लिश में बुक लिखी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमनद को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाएं। तो पहला है बियाफो, फिर हिस्पर, फिर सोनापानी, फिर तीसरा फिर बारासिगार, फिर ड्रागद्रुग। ठीक है। दूसरा है हिस्पर, ड्रागद्रुग, बियाफो, सोनापानी और बारासिगिरी। तीसरा हिस्पर, बियाफो, ड्रागद्रुग और सोनापानी, फिर बारासिगिरी। चौथा बियाफो, हिस्पर, बारागिरी, सोनापानी, ड्रागद्रुग। तो इसमें से कौन सा सही है उसको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिस्पर, बियाफो, फिर आता है ड्रागद्रुग, उसके बाद सोनापानी, उसके बाद बारसिगिरी होगा। ठीक है। यह है अपने घटते क्रम में, और ये क्या है? एक हिमनद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडा बनमा बिर्रा बाघ होना, हाना का क्या अर्थ है? अपन ला बड़े समझना, जैसन राजा वैसन प्रजा, अंडा खा के बघवा ला डराना, या बघवा ला आँखी दिखाना। आंसर का हो जाएगी? ऑप्शन बी, जैसन राजा वैसन प्रजा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित होता है। दूसरा, ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। तीसरा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है। ऑप्शन है आपके पास 1, 2 और 3, दूसरा 1 और 2, तीसरा 1 और 3, चौथा केवल 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 3, यानी कि कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज होता है वो 4 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित हो जाता है। और तीसरा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पायरुवेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, विशुद्ध मग्ग के रचयिता कौन है? नागार्जुन, पद्मसंभव, वसुबंध या बुद्धघोष। तो आंसर क्या हो जाएगा? विशुद्ध मग्ग के रचयिता कौन है? तो वो बुद्धघोष है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, चूरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तृत है? कोरबा, मुंगेली, बिलासपुर या कबीरधाम। ये वही चूरी की पहाड़ियां हैं, ऐसे करके बनाती हूँ। यहाँ पे चूरी, यहाँ पे मतीरिंगा और ये उदयपुर। तो चूरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में है? याद रखिएगा, वो कोरबा जिले में है। ठीक है। चूरी कोरबा में, मतीरिंगा, सरगुजा, ठीक है,
और जो उदयपुर है, उदयपुर का उदयपुर कौन सा है? तो ये है धर्मजयगढ़। उदयपुर का पुराना नाम धर्मजयगढ़ का पुराना नाम क्या है? तो उदयपुर है, याद रखिएगा। अगला है परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? पहला, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को पूरे जीवन काल में केवल एक बार दिया जाता है। दूसरा, इसके पदक पर इंद्र वज्र की 4 प्रतिकृतियां अंकित होती है। तीसरा, 26 जनवरी 1952 को इस पुरस्कार को स्थापित किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इस पदक पर इंद्र वज्र की 4 प्रतिकृतियां अंकित होती हैं। ठीक है, कौन सा में? तो परमवीर चक्र में। अगला है उचित और लाभकारी मूल्य निम्न में से किस फसल से संबंधित है? गन्ना, धान, गेहूं या तिलहन? तो याद रखिएगा, उचित और लाभकारी मूल्य किस अनाज से या फसल से संबंधित है? तो वो संबंधित है गन्ना से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा सही है? इनमें से प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। तीसरा, खंडगिरी गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपके पास 1, 2 और 3, दूसरा 1 और 2, तीसरा 2 और 3 या चौथा केवल 1। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट देखने को मिले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसमें यह कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों गुफाओं की तरह हैं। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं और जो खंडगिरी गुफा है वो हाथी गुफा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरातत्व स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों या मठों का स्मारक है? शिवरीनारायण, राजिम, सिरपुर या चंपारण्य? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिरपुर। सिरपुर में है बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों और मठों का स्मारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में कौन सा सही है? इसका उद्गम मांझी टोली की पहाड़ी से होता है। दूसरा, इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है। तीसरा, यह ग्राम देम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। ऑप्शन है आपके पास 1 और 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा 1 और 3, चौथा 1, 2 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 3, यानी कि बनास नदी का उद्गम जो है मांझी टोली की पहाड़ी से होता है और यह ग्राम देम्भा में सोन नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।